चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को देख रहे थे, जिसमें हम लोग इस बात को समझे थे कि कस्टमर किसे कहते हैं, कस्टमर होने के लिए क्या जरूरी है। तो ऐसे कस्टमर को डिफाइन आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई की किसी भी एक्ट में या बीआर एक्ट में या आरबीआई एक्ट में कस्टमर का डिफिनीशन नहीं है। कस्टमर का डिफिनीशन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू मिलता है, जिसमें ये बतलाया जाता है कि कस्टमर होने के लिए सबसे पहले एक लॉफुल एग्रीमेंट चाहिए। जब लॉफुल एग्रीमेंट आपका बन जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो सकता है, बशर्ते कि उसमें तीन चीज हो। एक कंसिडरेशन हो, दूसरा फ्री कॉन्सेंट हो, एंड तीसरा आपका कैपेसिटी हो। अगेन कैपेसिटी में भी हम लोग तीन चीज को देखते हैं कि पर्सन मेजर है तो ज्यादा अच्छा है, लीगली वो वैलिड है, साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाइड तो नहीं किया गया है, विलफुल डिफॉल्टर या कोई बैंक्रप्सी का चार्ज तो उस पर नहीं है। तो ऐसे आदमी जो सब कुछ सही है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, मतलब बैंक में जाकर अकाउंट ओपन कर सकता है। अब बैंक का कस्टमर वो बनेगा कि नहीं, मतलब कस्टमर बन सकता है, जनरली कहीं से वो कस्टमर बन सकता है। अब बैंक का कस्टमर वो बनेगा कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि केवाईसी उसका हुआ कि नहीं। तो केवाईसी अगर हो गया है, केवाईसी अगर हो गया है प्रॉपर ढंग से, तो फिर बैंक में उसका अकाउंट ओपन होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, या फिर कोई डिपॉजिट का पोर्टफोलियो अकाउंट हो, या फिर जैसा भी अकाउंट हो, लोन का अकाउंट हो, तो फिर वो बैंक का कस्टमर बनेगा। तो यहाँ से बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है जो हमने डिस्कस किया था, ये आपको बैंक एज ए डेटर एंड कस्टमर एज ए क्रेडिटर, कस्टमर एज ए क्रेडिटर, कस्टमर जब डिपॉजिट करेगा, क्योंकि डिफिनेशन भी यहीं से स्टार्ट होता है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। इसके बाद से बैंक अगर उसको लोन देती है, अगर उसको लोन देती है, तो फिर बैंक एज ए क्रेडिटर एंड कस्टमर एज ए डेटर हो जाएगा। और ये भी बतला चुके थे कि जो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी बाय डिफॉल्ट होता है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब बार बार ये बोला नहीं जाएगा कि प्रोमिसर हुआ कि नहीं, प्रोमिसी बना कि नहीं। ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ये तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू में प्रोमिसर प्रोमिसी है और मल्टीपल चॉइस वहां पे रहेगा, जैसे कि बोथ ए एंड बी, वो जो करेक्ट है, इस टाइप का अगर रहता है, तो फिर आप देख लीजिएगा कि क्रेडिटर डेटर या डेटर क्रेडिटर या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन उसके साथ प्रोमिसर प्रोमिसर भी बनेगा। हमने बहुत सारा एमसीक्यू आपको दिया है, अप्रोक्स जो है 25 एमसीक्यू है, ये बनाइएगा, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आज अगर बनाए रहते तो हम इसको डील कर दिए रहते, यहाँ पे समझा दिए रहते, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जो है समझेंगे, अगर कोई पॉइंट आप लोग को समझना होगा तो। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, इसमें सर्विसेज नहीं आता है। बेलमेंट में क्या होता है कि जो कस्टमर है बैंक का, वो बैंक के पास कोई गुड्स ट्रांसफर करता है, मतलब कोई आर्टिकल हुआ, ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप इसको गोल्ड कर सकते हैं, गोल्ड बैंक के पास रखा, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें जो ट्रांसफर करने वाला पार्टी है उसको हम लोग बेलर कहते हैं, एंड जो बैंक हो जाएगा यहाँ पे, जो एक्सेप्ट किया है गुड को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेली। यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स है, उसको लिख लीजिए कि जहां से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। कई बार जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए वो कुछ सेंटेंस इधर उधर कर देता है, वर्डिंग कर देता है।
तो कैसे हम लोग देखेंगे कौन बेलर है, कौन बेली है? कभी-कभी आदमी भूल जाता है, कौन पाउनर है, कौन पाउनी है, कौन इंडेमनीफायर है, कौन इंडेमनीफाइड है, कभी-कभी मिस हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, उसके लास्ट में ईआर या ओआर होता है, ठीक है ना? लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब 10-20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि हाँ, 99 95% केसों में ये सही है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के लिए हमने ये आपको बतला रहा है कि जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, उसके लास्ट में ईआर या ओआर होता है। जैसे क्रेडिटर ऊपर में देख रहे हैं, तो क्रेडिटर कैसे होगा? देख रहे हैं ना? ओआर, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ओआर है, डीलर है, यहाँ पे ओआर है। बाकी ईआर भी आपको मिल जाएगा आगे चल के। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, इसके लास्ट में क्या हो जाएगा? डबल ई हो जाएगा या ईडी हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कस्टमर क्या हो जाएगा? कस्टमर यहाँ पे बेलर हो जाएगा, बैंक जो है बेली हो जाएगा। अब इसके बाद हमने बतलाया था कि बैंक जो गोल्ड ली है, इस गोल्ड का अगला कस्टमर क्या आपको डायरेक्शन देता है? कस्टमर गोल्ड का डायरेक्शन क्या देता है? ट्रस्ट क्रिएट करता है या फिर इसको लोन के लिए बोलता है, लोन अगेंस्ट गोल्ड के लिए बोलता है। तो अगर लोन अगेंस्ट गोल्ड के लिए बनता है, तो यहाँ फिर कस्टमर क्या हो जाएगा? इस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाएगा। जब लोन के लिए होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तो होगा ही, इसके बाद से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसमें जो कस्टमर हो जाएगा वो प्लेजर हो जाएगा एंड बैंक क्या हो जाएगी? प्लेजी, या फिर इसको पॉनर भी कहा जाता है। देखिए ईआर आ गया एंड इसको पौनी, डबल ई है। लेकिन जब ट्रस्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे जो कस्टमर है, ये आपको बेनिफिशियरी हो जाएगी और बैंक क्या हो जाएगा? ट्रस्टी, ट्रस्टी हो जाएगा। तो जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे आप क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिएगा, तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना? ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ये सब चीज ध्यान रखें। यहाँ पर एक सेटलर भी होता है, जो आपको हमने दिया था नोट्स, इसमें एक जगह सेटलर भी लिखा है। देखिए सेटलर, तो सेटलर क्या होता है, इसको देखते हैं। सेटलर में एक्चुअली 3 पार्टी आ जाता है। मान लेते हैं कि कोई कस्टमर है, कोई मिस्टर एक्स है, ये गोल्ड देता है बैंक को, लेकिन गोल्ड अगेंस्ट लोन नहीं किया है, इसने ट्रस्ट क्रिएट किया है। बट ये चाहता है कि ये गोल्ड इसके पास नहीं है, इसका बेनिफिशियरी जो है ना, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बनाना चाहता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी आप कर सकते हैं। कई बार जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, उनको लगता है कि, कई बार ऐसा, ये बहुत सारे जो है केसेस में होता है कि जिनके पास बहुत धन दौलत होता है, पैसा ज्यादा होता है, या कोई खतरा महसूस होता है, तो अक्सर वो जो बड़े लोग हैं, वो बैंक के पास जाते हैं एंड ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ट्रस्ट एक बाय लॉ एक ऐसा अरेंजमेंट है कि इसको कोई नहीं छू सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसको कोई छू नहीं सकता है, मतलब इस पर कोई एक्ट
लागू नहीं होता है दूसरा एक्ट। इसका पैसा, इस पे क्लेम कोई, जैसे आईटी जो है, आईटी इंफॉर्मेशन, ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये क्लेम नहीं कर सकती है, कोई इस पे कुछ नहीं कर सकता है। तो ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है और इसका बेनिफिशियरी किसी को बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा? मिस्टर वाई हो जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछ लीजिएगा, माइक्रोफोन ऑन कीजिए, प्लीज पूछ लीजिएगा। तो बेनिफिशियरी कौन हो गया? तो मिस्टर वाई हो गया। बैंक क्या हो गई? तो बैंक ट्रस्टी हो गई। और ये क्रिएट करने वाला ट्रस्ट जो क्रिएट करवा रहा है एक्चुअली बैंक से, ये क्या हो गया? तो ये सेटलर हो गया। तो ये आपको ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये आपको बहुत बीबीआई कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बीबीआई है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है बहुत बीबीआई कॉन्ट्रैक्ट है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसका बैंक में इसका यूटिलाइजेशन बहुत है। ऐसे तो बहुत साधारण सा कॉन्ट्रैक्ट है कि एक पार्टी जो है P1 जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है, ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई P1 पार्टी जो है P2 को प्रॉमिस करता है कि आपको लॉस होगा। अब जिस चीज का वो प्रॉमिस करेगा उसी चीज का अगर होगा लॉस, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज का लॉस होगा, नहीं, जिस चीज का वो प्रॉमिस किया है उसका अगर लॉस होगा तो हम फुलफिल करेंगे। राइट ना? बस ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस अनदर फॉर सम लॉस, तो उसका फुलफिलमेंट कौन करेगा? जो पार्टी प्रॉमिस किया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन बैंक में कहाँ होता है, ये देखते हैं। कि मान लेते हैं कि कोई कस्टमर है, ये बैंक के पास गया डीडी के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बना? कस्टमर एज ए क्रेडिटर, बैंक एज ए डेटर, क्योंकि पैसा इसने दिया है, डिपॉजिट करेगा बैंक के पास, तभी तो जो है ना बैंक उस पर ड्राफ्ट बनाएगी, तो डीडी बनाएगी। तो बैंक ने उसको बना कर दे दिया। अब ये कस्टमर डीडी को लेकर आ रहा था और ये डीडी किसके तरफ डायरेक्टेड होगा? मान लेते हैं कि कस्टमर जो है डीडी मिस्टर एक्स के नाम से बनाया है, मिस्टर एक्स के नाम से बनाया है, तो डीडी जो है मिस्टर एक्स के तरफ डायरेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि डीडी लेकर आ रहा था, उसके पास भेज रहा था डीडी, रास्ता में ये लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है। तो फिर दोबारा ये कस्टमर जो है बैंक के पास जाएगा कि मुझे जो है आप डुप्लीकेट डीडी बना दीजिए, डुप्लीकेट डीडी बना दीजिए। तो बैंक डुप्लीकेट डीडी बनाने के पहले कस्टमर से इंडेमनिटी बॉन्ड मांगती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैंक कस्टमर से इंडेमनिटी बॉन्ड क्यों मांगती है? क्या सही बोल रहे हैं ना? बैंक कस्टमर से डुप्लीकेट डीडी में इंडेमनिटी बॉन्ड मांगती है ना? यस सर, मांगती है। क्यों मांगती है? मेरा बस मांगती ये, है कि मतलब वो मतलब कोई तरह का मिस हैपनिंग हो गया लाइक, तो फिर वो क्या है, वो क्षतिपूर्ति करेगा उस चीज का। वो हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है लाइक, है ना। हाँ हाँ हाँ। अब पहले का क्या है कि लॉ चलता आया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और पूछेंगे, इसका जवाब दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी? वाली इसको इसका आप जवाब दीजिए। इस तो, एक लाइन, एक तो, दो लाइन मुझे और बोलने दीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दो लाइन मुझे और बताइए, केवल ये क्वेश्चन में अभी इतना ही नहीं है, क्वेश्चन अभी और भी है। पहला तो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी, और दो तीन लाइन लिखा हुआ है कि बोथ आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला पहला ये है। दूसरा है कि दोनों दोनों जो है आपको रिमिटेंस के लिए आप यूज करते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए आप यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए कि अब क्या डिफरेंस है? सर डीडी का पेमेंट सर नहीं रोक सकते हैं।
क्या बात है चंदू जी, डीडी का पेमेंट नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। एंड चेक का पेमेंट आप रोक सकते हैं, मतलब चेक को आप स्टॉप पेमेंट कर पेमेंट सकते हैं कर सकते हो। एंड डीडी को आप नहीं कर सकते हैं। नहीं मतलब कर सकते। डीडी अगर एक बार डायरेक्टेड हो गया तो फिर उसको आप स्टॉप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि बैंक जो है, ये जो बैंक है, ये केवाईसी किसका की है? इसका केवाईसी की है, अपने कस्टमर का ये केवाईसी की है। बैंक को मिस्टर एक्स के विषय में कुछ मालूम ही नहीं है। बैंक को तो मिस्टर एक्स के विषय में कुछ मालूम ही नहीं है कि ये जो है मिस्टर एक्स है कौन। समझ में आ रहा है ना? मालूम ही नहीं है। तो मिस्टर एक्स तो वर्ल्ड में कोई भी हो सकता है, कई आदमी हो सकता है। तो ये जो लॉस्ट वाला जो डीडी है, अगर किसी के हाथ में चला गया गलती से, उसने केवाईसी किया और अपना किया और कर दिया, अब आज के डेट में ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब से ये लॉ होता आया है, समझ में आ रहा है ना, तब तब से ये आपको डुप्लीकेट बैंक पे तो रिस्क रहता है ना। इसीलिए बैंक डुप्लीकेट डीडी जब बनाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बनाती है। एक जगह और भी बनता है, अब तो एक्चुअली उसका यूज होता नहीं है। जब आप ट्रैवलिंग चेक बनाते हैं, आप तो ट्रैवलिंग चेक का जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आ गया है, डेबिट कार्ड आ गया है, मोबाइल बैंकिंग आ गया है, रिमिटेंस का ये सब फैसिलिटी आ गया है। तो पहले जरूरत पड़ता था कि ट्रैवलिंग चेक बना दिए कि एक जगह एक साथ पैसा लेके नहीं जाना है, तो आप ट्रैवलिंग चेक बना दिए और किसी आप गए बैंक ब्रांच में, तो आपका ट्रैवलिंग चेक वहाँ से भज जाएगा और वहाँ से आप पैसा निकाल लीजिए। बट वहाँ भी प्रॉब्लम था कि वहाँ पे अगर डुप्लीकेट ट्रैवलिंग चेक बनाना है तो अगेन आपको देना पड़ेगा इंडेमनिटी बॉन्ड। क्योंकि बैंक को अगर एक डीडी का लॉस होता है या एक ट्रैवलिंग चेक का लॉस होता है, वो किससे रिकवर करेगी? आप ही से तो रिकवर करेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पे बैंक क्या हुई, यहाँ पे जो है। अच्छा, यहाँ पे पहले बतला दे कि एक पार्टी जो दूसरे पार्टी को जो प्रॉमिस करता है कि आपको लॉस होगा, उसकी फुलफिलमेंट हम करेंगे, तो इसमें P1 क्या हो गया? तो इंडेमनीफायर हो गया, इंडेमनीफायर, ठीक है ना। देखिए ER आ गया। एंड P2 क्या हो गया? इंडेमनीफाइड, फायर्ड, देखिए ED आ गया। या इसको हम लोग इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं, या इसको हम लोग इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो इंडेमनीफायर है, ये कौन हो गया? प्रॉमिस कौन कर रहा है? तो कस्टमर कर रहा है, तो इंडेमनीफायर ये है। एंड बैंक क्या हो गई? इंडेमनीफाइड हो गई। अब यहाँ पे आगे का रिलेशनशिप कि बैंक अब क्या की, तो बैंक जो है, मान लेते ये B1 बैंक है, ये जो इंटरनली पैसा ट्रांसफर की बैंक, वो मिस्टर एक्स को तो करती नहीं है, वो तो कोई B2 बैंक को करेगी ना। अब B2 बैंक के पास जो है मिस्टर एक्स जाएगा और फिर वो निकालेगा। तो पूछना ये है कि इसके और इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होगा? B2 एंड मिस्टर एक्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होगा? प्लीज बताइए। और फिर B1 बैंक में एंड B2 बैंक में कौन सा रिलेशनशिप होगा? ठीक है ना, ये सब पर वो पूछता तो है। डेटर पेटर का हो गया ना सर। किस हाँ, किसका? D1 जो हो गया सर, वो हो गया डेटर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। और वो B1, क्रेडिटर हो गया है ना। और इधर हाँ हाँ, डेटर कैसे हो जाएगा? ये ना क्रेडिटर हो जाएगा जी, देने वाला ना क्रेडिटर होता D1 है। डेटर हुआ ना सर, जो इस्विंग बैंक तो डेटर हुआ ना सर। अरे सर जी, वो डेटर किसके लिए होगा? वो तो डेटर इस कस्टमर के लिए होगा ना। हाँ, एक कस्टमर के लिए, हाँ। बट B1 एंड B2 के बीच में तो ट्रांसफर ऑफ फंड यहाँ हो रहा है अच्छा, ना। D1। हाँ 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 हाँ। ट्रांसफर इसमें ऑफ सर ये बेनिफिशियरी। फंड तो इधर हो रहा है ना। समझ में आ रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ फंड इधर हो रहा है। तो आप सोचिए कि क्या होगा। पहले ये बतलाइए कि B2 एंड मिस्टर एक्स के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? B2 एंड मिस्टर एक्स के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? देखिए B2 यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एक्चुअली अब एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, समझ में आ रहा है ना? तो ट्रस्ट ये आपका ट्रस्ट ट्रस्टी हो जाएगा। वेरी गुड, ये ट्रस्टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेनिफिशियरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। आपको मैं दिखला रहा हूँ कि जो आपका जो आप पीपीबी का, ये पीपीबी का हम क्या पढ़ा रहे थे? पीपीबी का जो फर्स्ट चैप्टर है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। पीपीबी का फर्स्ट चैप्टर क्या है? बैंकर कस्टमर, इसी चीज को हम बतला रहे हैं। ठीक है ना? 2 चैप्टर हम एक बार में कवर करेंगे। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ये चैप्टर हुआ, एंड बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। ये बुक राइटर जो भी मतलब इधर उधर करके लिख दिए हैं। बहुत पहले का जो पीपीबी का बुक आता था, उसमें दोनों रिलेशनशिप जो है वो एक ही जगह था। अब ये बीच में जो है केवाईसी कर दिए हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी कर दिए हैं। इसको बाद में भी किया जा सकता है। तो हर एक राइटर का अपना अपना लिखने का ढंग है। खैर हम लोग अपने ढंग से पढ़ेंगे। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एंड बैंकर कस्टमर स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप में क्या होगा? अब स्पेशल रिलेशनशिप में आपका आपका मैंडेट जो है वो बतलाया जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी बताया जाएगा, गार्निशी ऑर्डर बताया जाएगा, लियन बताया जाएगा, सेट ऑफ बताया जाएगा। तो ये सब स्पेशल रिलेशनशिप हुआ। ठीक है ना? इसके बाद से जो है आपका, जो आप पूछ रहे थे कि B1 एंड B2 में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, तो पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक का हो जाएगा। ठीक है मनीष जी? पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक का हो जाएगा। ये सर। हाँ, पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक का हो जाएगा। राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो एग्जाम में आपको पूछता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बैंक है, ये कस्टमर को, मान लेते हैं मिस्टर एक्स को लोन देना चाहती है। मतलब मिस्टर एक्स जो है बैंक के पास गया है लोन के लिए, वो लोन देने के लिए चाह रही है। लेकिन चूंकि मिस्टर एक्स बैंक के लिए अननोन है, बैंक जो है थोड़ा सा गारंटी लेना चाहती है। ठीक है ना? बोलती है कि किसी दूसरे ऐसे पर्सन को लेकर आओ जिसको हम जानते हो और तुम्हारे बदले में जो गारंटी दे सके। तो मिस्टर वाई को लेकर आई, जो बैंक के लिए अगेन नॉन पर्सन हो, और बैंक के पास लिखित कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हाँ अगर ये ड्यू डेट के समय पैसा नहीं देगा, ड्यू डेट के टाइम पैसा नहीं देगा, तो हम पेमेंट करेंगे, आप मुझे बोलेंगे पेमेंट करेंगे। और जब एक बार ये पेमेंट कर देगा, तो फिर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रिकवरी करेगा, यहाँ से रिकवरी होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, जिसको हम लोग या तो इसको गारंटर बोलिए या फिर इसको श्योरिटी भी बोला जाता है, श्योरिटी। और इस तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में यहाँ पर मिस्टर वाई एंड मिस्टर वाई एंड बैंक के बीच में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन रहा है। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि जो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो यहाँ भी बन रहा है। फर्स्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये आपको जो है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन रहा है। ठीक है ना? जिसमें आपको इंडेमनीफायर कौन हो जाएगा? तो इंडेमनीफायर ये हो जाएगा, एंड इंडेमनीफाइड कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन रहा है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन रहा है, जहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। जहाँ पे इंडेमनीफायर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, एंड इंडेमनीफाइड कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा।
मतलब ध्यान देने वाली बात है कि बैंक को अगर लॉस होगा तो उसका फुलफिलमेंट कौन करेगा? तो ये करेगा फुलफिल। और फिर जब, क्योंकि लोन तो मिस्टर एक्स ने लिया है ना, अब मिस्टर वाई अगर दे देगा तो बैंक को लॉस हो गया ना। अब इसको, बैंक को अगर लॉस होगा तो इसका फुलफिलमेंट कौन करेगा? तो इसका फुलफिलमेंट ये करेगा, मिस्टर एक्स करेगा। इसीलिए एग्जाम में देख लीजिएगा, फुलफिल ये करेगा कि किसका कौन पूछ रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप कभी कभी बनाकर 2 नंबर में दे देता है। तो आपको सब वहां पर पूरा एकदम स्केचिंग करना होगा कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को 2 चीज और भी समझना है। एक आपको, एक मिनट, एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अचानक से दिमाग में जो है उड़ गया। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट रुक जाइए, कभी कभी वर्ड जो है अचानक से दिमाग से उड़ जाता है। बतला देते हैं। इसी में होगा। यहाँ भी नहीं। चलिए, अभी मिस कर रहे हैं हम भी। आप लोग के दिमाग में अगर आ रहा है तो प्लीज बतलाइए। छोड़िए, नेक्स्ट क्लास में बतला देंगे। तो ये आपका इतना याद रखिए कि ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना, और ये आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इसको एक पार्टिकुलर वर्ड से कहते हैं जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बाई ओरल होता है एक, बाई ओरल होता है, बाई ओरल और रिटेन। एक बाई लॉ होता है, बाई लॉ हुआ। दो तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जो है बैंक के साथ या तो ओरल या रिटेन कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो है रिकवरी वाला, ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है ना, क्योंकि उसके बदले में वो गारंटी दे रहा है तो इसी से रिकवरी करेगा, तो ये बाई ऑफ का लॉ हो रहा है। तो इस पार्टिकुलर, इसका एक पार्टिकुलर नाम है, अभी दिमाग से निकल रहा है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्लियर कर देंगे या फिर आपके ग्रुप में भेज देंगे। तो इस तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में नंबर ऑफ पार्टी याद रखिएगा, यहाँ पे 2 चीज लिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नंबर ऑफ पार्टी कितना होगा? ऑलवेज 2 होगा, ये एग्जाम में पूछता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो नंबर ऑफ पार्टी होगा वो कितना होगा? ऑलवेज 3 होगा। जैसे कोई एक बार में बोलता है ना कि मैं अपनी गारंटी खुद लेता हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा कुछ बोलता है कि मैं अपनी गारंटी खुद लेता हूँ, तो एक्चुअली वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। म, आप गारंटी के लिए नंबर ऑफ पार्टीज 3 होना ही होना चाहिए। गारंटी में 3 होगा और इंडेमनिटी में 2 होगा, तो एक्चुअली वो इंडेमनिटी के केस हो सकता है, गारंटी के केस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंडेमनिटी का एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। एक तो एग्जांपल आपको ये दे दिए कि बैंक के पास कस्टमर, कस्टमर जो है बैंक के पास जाता है डीडी के लिए। एक दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है इंश्योरेंस से रिलेटेड। इंश्योरेंस
से रिलेटेड। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंश्योरेंस सबसे पहले तो ये जानने का है कि दो तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है एंड एक जनरल इंश्योरेंस होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम लोग नॉन लाइफ भी कहते हैं, नॉन लाइफ, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किसका पार्ट है? बोलिए। लाइफ का जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का। वेरी गुड। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। वेरी गुड, काफी इंप्रेसिव। जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब आप लोग बतला देते हैं, अच्छी बात है। जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। अब दोनों में क्या आपको है डिफरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में रिकवरी संभव है, इसमें आप रिकवरी कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। इसमें ये आपका नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरी। कैसे? मतलब मान लेते हैं कि आप जब बाइक लेते हैं तो बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है। अगर गुम हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी रिकवरी देती है। उसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस भी है कि अगर हेल्थ खराब हो गया, ट्रीटमेंट के लिए पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी। उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसमें अगर फिट बैठता है तो वो प्रोवाइड करेगी। मतलब कहीं ना कहीं जो जनरल इंश्योरेंस है या नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें रिकवरी अमाउंट मिल जाता है, हो जाता है। तो ये तो कुछ इसी टाइप का लैंग्वेज लग रहा है ना, कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ये पॉलिसी होल्डर से, पॉलिसी होल्डर से प्रॉमिस करती है कि आपको जो लॉस होगा उसका फुलफिलमेंट हम करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी हो गई वो क्या हो गई? इंडेमनीफायर हो गई। एंड जो पॉलिसी होल्डर हो गया वो क्या हो गया? इंडेमनीफाइड हो गया। क्लियर ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये केवल जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, ये केवल डिपेंड, केवल लागू जो होता है आपको, अप्लाई जो होता है वो जनरल इंश्योरेंस पे होता है, लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक बार अगर जीवन से जान प्राण निकल जाए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी उसको ला नहीं सकता है, ठीक है ना? इसलिए ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस पे अप्लाई होता है, जनरल पे होता है, लाइफ पे होता है या बोथ पे होता है? ध्यान रखिएगा, आपको केवल जनरल पे होता है। ऐसे जब इंश्योरेंस वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो बहुत सारे लॉ आपको इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है, तो उसको डिटेल में बतलाएंगे। लेकिन चूंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा रहे थे, इसलिए दो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया। चलिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ट्रस्टी बेनिफिशियरी बता ही दिए। लीजी लेजर, लीज। अब ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब बैंक लॉकर देती है तो लीज बेसिस पे देती है। लॉकर में क्या रहता है वो बैंक को नहीं मालूम रहता है, ठीक है ना? बैंक बोलती है कि अगर जो भी आप उसमें एसेट रखते हैं उसका इंश्योरेंस करा लीजिए या आपने अपने रिस्क पे आप रखिए। बैंकर को नहीं मालूम होता है, इवन कि लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है। यही कारण है। ये अपना कस्टमर देख ले। तो बैंक जो है वो क्या हो जाएगी? लीजी हो जाए, लेजर हो जाएगा, क्योंकि प्रोवाइड ये करता है। देखिए जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है वो आर है, एंड कस्टमर क्या हो जाएगा? लीजी हो जाएगा, डबल ई हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एजेंट प्रिंसिपल का। एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप तो काफी आसान है कि बैंक
अगर कस्टमर के बदले में कुछ काम करती है तो उसमें एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बनता है। इसका एग्जाम्पल एक आपको बतलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो बैंक है, पहले मान लेते हैं कि दो कस्टमर है, एक P1 है एंड दूसरा P2 है। अब इसका जो अकाउंट है ये SBI में है एंड इसका जो अकाउंट है ये PNB में है, P1 एंड P2। अब P1 जो है P2 को एक चेक देता है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का एक चेक देता है, ये क्रॉस चेक देता है। तो अब P2 के पास क्या है कि इस चेक को जो है ये PNB में देगा। अब मुझे बतलाइए क्लियरिंग के लिए, तब तो इसके अकाउंट में पैसा आएगा ना। तो यहाँ पे दो दो रिलेशनशिप आपको एग्जिस्ट होगा, एक तो P2 एंड PNB के बीच में एंड दूसरा SBI एंड PNB के बीच में। तो सबसे पहले ये बताइए कि P2 एंड PNB के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हुआ। बोलिए मोहित जी। हाँ रेशमा बोलिए। क्या बोले सर? P1 P1 एंड PNB के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा। P1 और PNB P2 ट्रस्ट P2 एंड PNB के बीच में। केस स्टडी समझ में आ गया ना। P2 एज ए बेनिफिशियरी सर। अब बेनिफिशियरी कहाँ से हो जाएगा। P2 सर बेनिफिशियरी पेई और हाँ 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 बोलिए पे एंड नाम ड्रॉप अगला का ये ड्रॉप हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एजेंट तो यही ना एग्जिस्टेंस होगा कि आपको अच्छा P2 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल। क्योंकि एक वर्क दिया है ना, काम करने के लिए दिया है। अच्छा ये क्या काम करने के लिए दिया है कि चेक को आप क्लियर करवाइए और मेरे अकाउंट में पैसा दे, तो वर्क दिया है ना। तो जब वर्क आप करवाते हैं किसी से तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप करता है। अब जो देता है वो प्रिंसिपल हो जाएगा और जो वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। एजेंट, हाँ PNB तो एजेंट हो जाएगा। हाँ तो यही रिलेशनशिप जो है हमको समझाना था कि बैंक एज एजेंट कब हो सकती है एंड कस्टमर एज ए प्रिंसिपल कब हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है। बट अब SBI एंड PNB में कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा, तो अगेन वही पेइंग बैंक हो जाएगा। ये आपका पेइंग बैंक हो PNB जाएगा। पेई हो जाए। अच्छा एस SBI होगा एसबी PNB। जो दे रहा होगा वो ना पेई होगा, वो पेई करेगा ना, पे करेगा। और ये तो कलेक्ट करेगी ना, हाँ तो ये कलेक्टिंग बैंक हो जाएगा। कलेक्टिंग बैंक। हाँ तो इसीलिए आपके सिलेबस में भी पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पढ़ना है। पेइंग बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कलेक्टिंग बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये सब बेसिक चीज है जो आना ही आना चाहिए। मतलब एग्जाम में ही पूछता है एज ए बैंकर, हम लोग को मालूम भी होना चाहिए। आपका प्रमोशन एग्जाम में भी ये सब चीज काफी रहता है। तो ये बेसिक बैंकिंग है, सब ये सब होना ही चाहिए। तो दैट्स ऑल। एजेंट प्रिंसिपल भी आपका रिलेशनशिप समाप्त हो गया। इसके वजह से इंडेमनिफाइड समाप्त कर ही दिए। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी कब होता है। तो सबसे पहला बात है कि जो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, बंधक। ठीक है ना, कि जब भी हम लोग कोलेट्रल रख के लोन लेते हैं, जब भी हम लोग बंधक रख के लोन लेते हैं, तो वो लोन आपका दो तरह का होता है। इनिशियली तो दो तरह का होगा, एक मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकता है, जैसे कि रियल एस्टेट हुआ, बिल्डिंग हुआ, जमीन जायदाद हुआ। तो उसके अगेंस्ट अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज हो जाएगा, जिसमें कस्टमर क्या हो जाएगा, मॉर्गेजर हो जाएगा।
एंड बैंक क्या हो जाएगी, मॉर्गेजी हो जाएगी। तो ई मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर हम लोग लोन लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज हो जाएगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर हम लोग लोन लेंगे, मूवेबल जो मूव करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो उसमें आपको 3 चीज आता है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथिकेशन आता है, एंड एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट आता है। तो प्लेज में ध्यान रखना है कि प्लेज में जो प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में प्रॉपर्टी जो होगा वो बैंक के पास होगी। जैसे लोन अगेंस्ट गोल्ड, जो ही कुछ देर पहले बतला रहे थे, तो लोन अगेंस्ट गोल्ड में जो प्रॉपर्टी होगा किसके पास होगा, बैंक के पास होगी। तो बैंक यहाँ पे कस्टमर क्या हो जाएगा, कस्टमर प्लेजर हो जाएगा या पावनर हो जाएगा, जो ही बतला रहे थे। एंड बैंक क्या हो जाएगी, प्लेजी या फिर पौनी हो जाएगी। क्लियर ना। इसके बाद से अगर प्रॉपर्टी कस्टमर के पास है, जैसे कोई वेयर हाउस के विरुद्ध आप लोन लेते हैं, आपके पास जो है वेयर हाउस है उसके विरुद्ध लोन लेते हैं, या फिर जितना भी कार लोन होता है, बाइक लोन होता है, वो सब हाइपोथिकेशन में आता है। तो कस्टमर के पास प्रॉपर्टी होता है, बैंक के पास कागज होता है, कस्टमर के पास प्रॉपर्टी होता है। तो अगेन हाइपोथिकेटर कौन हो जाएगा, तो कस्टमर हो जाएगी, एंड बैंक हाइपोथिकेटी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद से प्रॉपर्टी अगर थर्ड पार्टी के पास होता है, जैसे LIC का कागज के अगेंस्ट लोन, LIC का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अगेंस्ट लोन, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा। असाइनमेंट, असाइनर, असाइनी। असाइनमेंट, तो असाइनर कौन हो जाएगा, तो कस्टमर हो जाएगा। कस्टमर क्या हो जाएगा, असाइनर हो जाएगा, क्योंकि उसने असाइनर। असाइन किया है। क्योंकि जो LIC का पैसा वो मिलेगा किसको, कस्टमर को मिलेगा। अब वो अपना अधिकार जो है वो बैंक को असाइन कर रहा है। ठीक है। तो असाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट हो जाएगा, असाइनर हो जाएगा आपको कस्टमर, और बैंक क्या हो जाएगी, असाइनी हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है। अगर डिफॉल्टर हुआ कस्टमर तो LIC को वो ईमेल करेगा और वहां से तोड़ के दे देगी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कस्टोडियन, कि बैंक अपने कस्टडी में कुछ सामान अगर रखती है तो उसको कस्टोडियन कहते हैं। जैसे एक तो ये भी है कि मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता है कि कस्टमर आपके ब्रांच में आया, कस्टमर का एक कोई सामान रह गया, कोई आर्टिकल रह गया आपके आपके परिसर में, आपके टेरिटरी में कोई आर्टिकल रह गया और आपका ध्यान में चला गया, तो आपका जो है ये दायित्व बनता है तो उसको रख दे। आपका वैल्यूएबल कस्टमर है, आएगा तो दे देंगे। अब ये नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर आके आप पे इल्जाम लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रख रख सकते हैं आप, रिस्पॉन्स लिखा भी हुआ है। तो उस समय आप क्या हो जाएंगे, कस्टोडियन हो जाएंगे, क्योंकि आपको कस्टडी में है, कस्टोडियन हो जाएंगे। और बैंक और उसका प्रॉपर्टी है, वो आएगा तो आपको दे दीजिए, आप उसको दे देंगे। तो एक कस्टोडियन इज ए पर्सन हु एक्ट एज ए केयर टेकर। समझ में आ रहा है ना, ऑफ समथिंग। तो कस्टोडियन कौन होता है, जो एक प्रकार का केयर टेकर होता है, कि हम अपने पास रखे हुए हैं, जिसका सामान है उसको दे देंगे। तो बैंक्स टेक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए कस्टमर सिक्योरिटीज while opening डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट एज ए कस्टोडियन। अच्छा, एक दूसरा भी केस आता है, एक दूसरा भी केस आता है कस्टोडियन। कस्टोडियन वहां नहीं होता है, राइट, वहां पे तो फिर ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, कस्टोडियन यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बतलाए थे। ये जो हम केस बतला रहे थे कि कोई आर्टिकल जो है वो छूट गया है बैंक के पास, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। ये कस्टोडियन नहीं होगा, ये ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर जो हो जाएगा वो बेनिफिशियरी हो जाएगा, एंड बैंक जो हो जाएगा ये आपको ट्रस्टी हो जाएगी। ये लिखा भी हुआ है नीचे। कस्टोडियन कब होता है, अभी मैं बतलाता हूँ आपको। ये देखिए,
हाँ, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, आर्टिकल गुड्स लेफ्ट बाय मिस्टेक बाय कस्टमर। कोई अगर आर्टिकल है या गुड्स जो है वो बाय मिस्टेक छूट जाता है कस्टमर का, तो बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर नजर पड़ गया तो उसको अपने पास रख ले। तो बैंक क्या हो जाएगी, ट्रस्टी हो जाएगा, और बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। कस्टडियन कब होता है, तो कस्टडियन आपको डीमैट अकाउंट में होती है। डीमैट अकाउंट क्या होता है कि जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो बैंक आपको 3 in 1 अकाउंट ओपन करती है। एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा आपका डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट, एंड तीसरा आपका सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होता है, या फिर और कोई अकाउंट होगा। अब ट्रेडिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इधर से आएगा, और यहाँ से मार्केट में पैसा जाएगा, और मार्केट से कोई शेयर है वो आएगा, और किधर की ओर जाएगा, डीमैट अकाउंट में। तो जिस प्रकार सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में आप क्या रखते हैं, मनी रखते हैं, उसी प्रकार जितना भी सिक्योरिटीज है ये आप डीमैट अकाउंट में रखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको आप समझ लीजिए, इतना ज़्यादा रिलेशनशिप है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। तो डीमैट अकाउंट जब बैंक मेंटेन करती है कस्टमर का, तो एज ए क्या करी, कस्टोडियन मेंटेन करती है, एज ए कस्टोडियन मेंटेन करती है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर में। कि ये कस्टोडियन ये पर्सन हु एक्ट एज ए केयर टेकर ऑफ समथिंग, मतलब आपका ही सिक्योरिटीज है, आपका सिक्योरिटीज का वह केयर टेकर है। वहां जो आपका सामान छूट गया था उसका केयर टेकर जब बैंक बनेगी तो वो एज ए ट्रस्टी के रूप में बनेगी। लेकिन ये स्पेशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर का है। बैंक टेक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर सिक्योरिटी, क्योंकि इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। वाइल ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट बैंक बिकम्स ए कस्टोडियन, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद से कौन सा रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, गारंटर तो बता ही चुके हैं, बैंक जो है गारंटर कब बनती है। तो जिस प्रकार कस्टमर गारंटर बनता है उस तरह से बैंक भी गारंटर बनती है अपने कस्टमर के बिहाफ में, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी कस्टमर को जो है वो मशीन लेना है या कोई सामान लेना है किसी दूसरे कंपनी से। अब कंपनी जो है वो ऑन क्रेडिट पे देने को रेडी है, लेकिन बोल रही है कि मुझे बैंक गारंटी चाहिए। तो बैंक क्या हो जाएगी, अपने कस्टमर के बिहाफ में गारंटी दे देगी उस कंपनी को जो मशीन दे रहा है। बैंक खुद गारंटी लेती भी है एंड देती भी है, दोनों तरह का ये बात होता है। एडवाइजर एंड क्लाइंट, एडवाइजर कौन होता है, जो कुछ सलाह देता है। तो कभी कभी कस्टमर आता है और पूछता है कि मेरे पास पार्टिकुलर अमाउंट है, या और भी कोई सलाह ले सकता है। तो बैंक यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाई, एडवाइस दी कि हाँ आपने इस पैसा का ये कीजिए, या कुछ दिन रुक जाइए, या जैसा भी एडवाइस दी। तो यहाँ पर बैंक क्या हो गई, एडवाइजर हो गई, और कस्टमर क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना नहीं है पार्टिकुलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो जो जनरली बनता है बैंकर एंड कस्टमर के बीच में। अब नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जिसको हम बतला रहे थे कि मैंडेट होगा, पावर ऑफ अटर्नी होगा। क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैंडेट वगैरह, पावर ऑफ अटर्नी जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अब एक चीज और है कि जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप भी हो सकता है। इसका भी कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है जो एग्जाम पे पूछ सकता है कि टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आपको कैपेसिटी चाहिए, आपको जो है आपको कंसिडरेशन चाहिए और फ्री कॉन्सेंट चाहिए। तो कैपेसिटी का, हाँ, इम्प्लाइड कंडीशन,
देखिए यही वर्ड जो है उस समय मिस्टेक हो रहा था। आइए अब याद आ गया। गारंटी में जो 2 वर्ड मुझे मिस्टेक हो रहा था, वो यही वर्ड मिस्टेक हो रहा था। चलिए किधर गया गारंटी? ये है कि यहाँ पे 2 प्रकार का लॉ होता है। एक होता है एक्सप्रेस और दूसरा होता है इम्प्लाइड। आप लिख लीजिए, इम्प्लाइड। समझ में आ रहा है ना? 2 प्रकार का लॉ होता है, एक एक्सप्रेस होता है, दूसरा इम्प्लाइड होता है। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। 2 प्रकार का वर्ड होता है। तो जब भी आप किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, या आप लिख के बनाइए या बोल के बनाइए, या ओरल बनाइए या रिटेन बनाइए, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपका बेलमेंट जो हुआ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्लेज हुआ, इंडेमनिटी हुआ, कैसा भी गारंटी, जो ये सब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सप्रेस हुआ। बट अगर लॉ आपको मजबूर करती है, अगर लॉ आपको मजबूर करती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मैंने कोई पार्टिकुलर फुलफिलमेंट करने के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बाई लॉ हो जाएगा। आप पूछिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल दीजिए कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या एग्जाम्पल है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका एक 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 जो है आपका एक प्लेज होता है, एक आपका एक तो लियन होता है। ठीक है ना? एक आपका लियन होता है। एक और एग्जाम्पल इसमें मिलेगा आपको, सेट ऑफ में मिलेगा, जनरल लियन, बैंकर्स लियन। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा भी हुआ है इम्प्लाइड प्लेज। तो एक आपका लियन होता है। अब लियन क्या होता है? जनरली आप किसी के सामान को अगर अपने पास रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लियन कहते हैं। क्योंकि लियन के अंडर अगर आप किसी के सामान को रखते हैं, तो उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट सेल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दर्जी को हम लोग कपड़ा सिलने के लिए देते हैं, तो सिल के दे देता है, उसको पैसा दे देंगे, सिल के दे देगा। अब अगर पैसा नहीं देंगे तो वो सिला रहेगा, वो लौटाएगा नहीं, बोलेगा पैसा लेके आइए, उसको ऐसे लेके जाइए। बट उसको पैसा हम नहीं दे तो क्या उसको सेल कर सकता है रिकवरी करने के लिए? तो नहीं कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे लियन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दूसरा एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट से कोई वर्क कराया और कोई पार्टिकुलर अमाउंट जो है वो उसको देने के लिए बोला है। अब प्रिंसिपल का कुछ सामान जो है ना एजेंट के पास है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है या कुछ चीज हो सकता है। तो ये जो अमाउंट है इसको अगर नहीं देगा तो क्या एजेंट उसको सामान देगा? तो नहीं देगा। बट इस सामान का कुछ कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। तो लियन कॉन्ट्रैक्ट यही बोलता है कि अगर लियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर आप किसी के सामान को अपने पास रखे हैं, तो आप रिकवरी के लिए सेल नहीं कर सकते, कैन नॉट सेल। लेकिन अगर प्लेज के अंडर किसी के सामान को आप रखे हुए हैं अपने पास, तो आप सेल कर सकते हैं, तो कैन बी सेल। मतलब इसका तो एग्जांपल लोन अगेंस्ट गोल्ड ही है, अच्छा एग्जांपल। और भी बहुत सारी चीज हो सकता है, लोन अगेंस्ट गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को प्लेज करके कस्टमर लोन लेता है, और अगर पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगी? नोटिस वगैरह देगी और लास्टली
सेल कर देगी उसको और रिकवरी कर लेगी। एक्स्ट्रा पैसा अगर हुआ तो कस्टमर को दे देगी। समझ में आ रहा है ना? तो एक लियन होता है, एक प्लेज होता है और दूसरा होता है बैंकर्स लियन। बैंकर्स लियन, क्योंकि आपके दिमाग में होता होगा कि सर हम तो लियन के अंडर सामान रखते हैं तो हम सेल कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये हुआ वो जनरल लियन हुआ जो सभी जगह लागू होता है, लेकिन बैंक को स्पेशल परमिशन आरबीआई ने देकर रखा है, लॉ ने देकर रखा है कि अगर आप लियन के अंडर अगर किसी के गुड्स को रखते हैं तो कैन बी सेल। तो ये आपको लॉ ने देकर रखा है, ये परमिशन आपको लॉ ने देकर रखा है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जो बैंकर्स लियन है ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत वीवीआई है, नोट कीजिए कि बैंकर्स लियन इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लाइड प्लेज। इम्प्लाइड प्लेज जो कि यहां पे लिखा हुआ है, बैंकर्स लियन ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा है, द बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। और ये खूब पूछा जाता है कि बैंकर्स लियन को और क्या कहते हैं, तो इम्प्लाइड प्लेज कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? प्लेज का मतलब कैन बी सेल। समझ में आ रहा है ना? प्लेज का मतलब कैन बी सेल। इम्प्लाइड का मतलब लॉ ने परमिशन आपको दिया है, क्योंकि लियन में तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, बट ये परमिशन स्पेशल आपको लॉ ने दिया है, इसलिए बाय लॉ यू कैन सेल द प्रॉपर्टी ऑफ कस्टमर। तो ये दो वर्ड को याद रखिएगा, एक एक्सप्रेस वर्ड एंड दूसरा इम्प्लाइड वर्ड। कि अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो ओरल हो या रिटेन हो। इम्प्लाइड है तो यहाँ पे बाई लॉ है। समझ में सबको आ गया ना? कोई दिक्कत होगा तो प्लीज बतलाइएगा। ठीक है, यही दो वर्ड जो है हम खोज रहे थे, जो मिस कर रहा था वहां पे, कभी कभी दिमाग में नहीं आता है। 2 मिनट और रुक जाइए। तो यहाँ पे आपका कि कस्टमर का अगर डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। नोटिस मिल गया बैंक को, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, जो भी नॉमिनी है उसको पैसा मिल जाएगा। इंसॉल्वेंसी का केस मतलब कस्टमर अगर डिस्क्वालीफाइड हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, कस्टमर का अकाउंट बंद हो जाएगा। लुनाशी ऑफ कस्टमर मतलब कहीं ना कहीं अनसाउंड माइंड हो गया है। तो जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कैपेसिटी चाहिए बताए थे, उसी प्रकार अगर इनकैपेसिटी हो गया तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इम्प्लाइड कंडीशन आ जाएगा, राइट ना? इम्प्लाइड कंडीशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लॉ जो है वो बैंक को पावर दे देगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए। द कस्टमर क्लोजिंग द अकाउंट, अब जिस प्रकार बैंक को पावर मिल जाएगा उस प्रकार कस्टमर का खुद का पावर है कि जब चाहे वो अकाउंट ओपन करवा सकता है, केवाईसी वगैरह फुलफिलमेंट करके या जो भी फॉर्मेलिटी है उसको करके अकाउंट ओपन करा सकता है, और वो अकाउंट बंद भी कर सकता है, वॉलंटरी टर्मिनेशन कभी कर सकता है। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अब कंपनी का अगर अकाउंट आपके पास ओपन है और कंपनी का अगर दिवालिया हो गया, लिक्विडेशन का मतलब क्या है, दिवालिया हो गया, तो जैसे ही दिवालिया हो गया तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। ठीक है ना? द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बाय बैंक आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, यहीं पे है कि बैंक को कभी लगता है कि कस्टमर का एक्टिविटी सही नहीं है तो कस्टमर को नोटिस दे देगी बैंक कि भाई आप अपना पैसा वगैरह निकाल लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए, आपका अकाउंट हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो जब भी बैंक को मन करेगा कस्टमर के अकाउंट क्लोज कर सकता है, सस्पिशियस एक्टिविटी उसको लगता है, नोटिस वगैरह देगा, करेगा। तो ये सारे चीज पूछता है एग्जाम में भी कि वो कौन कौन सा कंडीशन होगा जहाँ पे बैंक कस्टमर का अकाउंट टर्मिनेट कर सकती है, मतलब बंद कर सकती है। और क्या क्या इसमें कंडीशन है, द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, जैसे कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए पैसा बैंक के पास है और वो ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट हो गया है
तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि केवल आपको बैंक को जो है ना ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्टी बनाया गया है, और क्या बोल रहे हैं कि कोई रियल एस्टेट का डीलिंग हो रहा है, तो जो रियल एस्टेट में डील कर रहा है उसको भी भरोसा नहीं है कि पैसा नहीं देगा, रजिस्ट्री करवा लेंगे, तो इसको भरोसा है कि पैसा दे देंगे तो रजिस्ट्री नहीं करेगा, तो बैंक को बीच में आना पड़ता है कि ठीक है पैसा आप ट्रस्ट में जमा कर दीजिए, ट्रस्टी वहाँ बना दीजिए, कंडीशन वहाँ दे दीजिए कि अगर रजिस्ट्री हो जाएगा तो वो पैसा उसको दे देगा, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन भी एक प्रकार का अकाउंट है, अगर रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया है तो अकाउंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इन्वेस्ट द मनी सो कलेक्टेड बाई वे ऑफ डिपॉजिट, तो अगर कस्टमर जो है बैंक को पैसा इसलिए दे रहा है कि इस पैसा का पोर्टफोलियो बनाइए, डिपॉजिट कीजिए, पार्टिकुलर अगर कंडीशन फुलफिलमेंट हो जाता है तो अकाउंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन जो हमने दिया है 20-25 क्वेश्चन दिया है उसको बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंकर कस्टमर स्पेशल रिलेशनशिप को देखेंगे, ये काफी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, और ऊपर जितना भी हमने बतलाया है ये सभी एग्जाम में पूछता है। तो आज का क्लास इतना ही तक है, किसी कुछ बोलना है पूछना है तो प्लीज बतलाइए, कैसा लगा आपका क्लास आज का, सब समझ में आया?